नमस्कार, राम राम सभी को। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस का मॉडल पेपर। और ये जो मॉडल पेपर है ये फोर्थ ग्रेड और ड्राइवर जो वैकेंसी है इसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस मॉडल पेपर में हमने बिल्कुल जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसी के हिसाब से क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन को हमेशा सही से पढ़ना है। तो कथन पढ़ो। पहला कथन है, बर्फ का पिघलना एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। जल में लवण का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है। तो यहां पर रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन आया है। तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन उम्मीद है आप लोगों को आता होगा। फिर से मैं एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूं। देखो, भौतिक परिवर्तन जो होता है वो होता है कि पदार्थ में ऐसा परिवर्तन जिसमें उसका रूप बदल जाए लेकिन उसकी रासायनिक संरचना नहीं बदले, तब तो वो क्या होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। लेकिन पदार्थ में ऐसा चेंजेस हो जाए कि वो पदार्थ नया पदार्थ बन जाए और उसमें रासायनिक चेंजेस हो जाए, रासायनिक परिवर्तन हो जाए, तब उसको क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। यहां जो बर्फ है, बर्फ पानी के अंदर बर्फ पिघलती है तो पिघलने से क्या बनता है, पानी। लेकिन यहां पर बर्फ का सिर्फ रूप बदला है। यहां पर क्या बर्फ से कोई नई चीज थोड़ी बनी है, बना तो पानी ही है। पानी से वापस बर्फ बना सकते हैं अपन। तो ये क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन ना होकर ये क्या है, भौतिक परिवर्तन। तो हमें पूछा है कौन सा कथन सही है, लेकिन कौन सा कथन गलत है। देखो, पहला कथन तो यही गलत है। हमें पूछा है सही है, पहला कथन ये गलत है। दूध से दही का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही बात है। देखो, दूध के अंदर हम कोई खट्टा पदार्थ डाल देते हैं, नींबू डाल देते हैं, या फिर वो दही डाल देते हैं, तो वो दही के अंदर बन जाता है सुबह तक। यहाँ पर क्या होता है कि दूध से एक बिल्कुल नया पदार्थ बन गया है। दूध की जो संरचना है वो बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज हो गई है। अब दही से आप वापस दूध नहीं बना सकते हो। तो ये रासायनिक परिवर्तन। तो पहली बात कथन सही पूछा है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो लोहे में जंग कब लगता है, मोस्टली जो लोहे में जंग तब लगता है जब रेनी सीजन होता है। लोहा, शुद्ध जो लोहा होता है उस एलिमेंट को हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं फेरस से, एफी से। ये जब जल युक्त वाष्प के संपर्क में आता है तो सूत्र बनता है Fe2O3.XH2। मतलब ये कि किसी जल वाष्प के संपर्क में आता है तो जंग लगता है। और ये क्या है, जंग का सूत्र है, फेरस ऑक्साइड। इसका ऑक्सीडेशन होता है, यहां पर इसके साथ में जल का अणु जुड़ा हुआ है और ऑक्सीडेशन हुआ है, तो इसको क्या बोल देते हैं। अब यहां पर एक बात बताओ कि यहां रासायनिक चेंज हुए या नहीं हुए। कि एक तो लोहा है, लोहे के ऊपर एक अलग ही पदार्थ बन गया है, उसका संक्षारण हो रहा है, उसका क्षरण हो रहा है जंग के कारण। तो इसमें केमिकल चेंजेस हुए हैं, तो ये बात भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। डी का मतलब है जल में लवण का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई मान लो पानी आपने लिया, पानी के अंदर लवण, जैसे मान लो नमक है, आपने नमक डाल दिया तो वो घुल गया। लेकिन अगर आप पानी को वापस गर्म करते हो और भाप बना के उड़ा देते हो तो नीचे नमक वापस मिल जाता है आपको उसी फॉर्म में। यहाँ पर कोई भी नमक और पानी में कोई क्रिया नहीं हुई है, इसलिए ये क्या है, एक तरीके का भौतिक परिवर्तन ही है। तो ये भी बात सही है। तो बी सी डी तीनों बात सही है। तीनों किस ऑप्शन में, ए और डी, ए बी सी, बी और सी, तीनों डी के अंदर है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। बहुत बारी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का एक गुण है, नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं है या है। आप जब भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो ये अंडरलाइन कर लिया करो कि नहीं है पूछा है, या है तो है पर अंडरलाइन कर लो, नहीं है पूछा है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि धातुओं के गुण क्या क्या होते हैं। देखो, धातुओं के क्या गुण होते हैं कि धातुएं आमतौर पर ठोस होती है, उष्मा की सूचालक होती है, विद्युत की सूचालक होती है, आघातवर्धनीय होती है, उनमें ध्वनिक यानी एक प्रकार का सोनोरस होता है, उनसे जब कोई टकराती है चीज तो एक प्रकार की विशिष्ट ध्वनि उड़ती है। आमतौर पर उनके जो गलनांक और क्वथनांक है वो उच्च होते हैं। जो धातुएं होती है वो तन्यता का उनसे गुण पाया जाता है। यहाँ आघातवर्धनीय और तन्यता का मतलब होता है कि आघातवर्धनीयता का मतलब तो होता है कि किसी धातु को पीट पीट कर एक चादर बनाई जा सकती है। और तन्यता का मतलब ये होता है
कि जो धातु है उससे लंबे लंबे तार खींचे जा सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं, अधिकांश धातुएं आघातवर्णी होती है, तो बात सही है, ये तो धातु का एक गुण है। हमें पूछा नहीं है धातु ध्वनिक होती है, यानी उनके अंदर एक विशिष्ट प्रकार की ध्वनि भी उत्पन्न होती है। अधिकांश धातुओं के गलनांक कम होते हैं। देखो धातुओं के गलनांक कम नहीं होते। गलनांक कम होने का मतलब तो ये हो गया कि आपने धातु को हाथ में लिया और जब थोड़ा सा ताप दिया वो पिघल गई, ऐसा तो नहीं होता है। लोहे को पिघलाने के लिए भट्टियां काम में ली जाती है। तो भैया यही ऑप्शन हमारा सही है। मतलब ये गलत ऑप्शन है वैसे तो, कि अधिकांश धातुओं के गलनांक कम होते हैं। अधिकांश धातुओं के गलनांक जो होते हैं वो उच्च होते हैं, कम नहीं होते हैं। लेड को छोड़कर अधिकांश धातुएं उष्मा की सुचालक होती है, बिल्कुल सही बात है। लेड, जिसको सीसा भी हम बोलते हैं, ये जो धातु होती है उष्मा की सुचालक नहीं होती है। यहाँ उष्मा के सुचालन से मतलब है कि मान लो ये एक लोहे की रोड है, अगर मैं इसको यहां से गर्म करूं, यहां पर इसको फ्लेम दूं, तो कुछ देर बाद में ये यहां से भी गर्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां से जो अणु है वो टकरा के एक दूसरे अणुओं को गर्म करते 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 ये पूरी रोड का दूसरा सिरा भी है वो गर्म हो जाएगा। इसको हम कह देते हैं उष्मा का सुचालक। ठीक है, अब अगर हम देखें तो जो लेड है ये अपेक्षाकृत बहुत ही कम सुचालक होती है। इसको छोड़कर अधिकांश जो धातुएं हैं वो क्या होती है? सुचालक होती है। अगला सवाल है, किसी यौगिक को 393 केल्विन पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है? जिप्सम को अगर हम 373 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम गर्म करते हैं तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है? उससे हमें पीओपी, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, वो प्राप्त होता है। यहां पर देखो कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन सही ऑप्शन क्या होगा? जिप्सम। तो आंसर डी सही है। मैं आपको इक्वेशन करके बताता हूं। सबसे पहली बात तो ये देख लो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है 273 केल्विन। अब मैंने आपको कहा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आप जिप्सम को गर्म करो, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या हो गया? यहां 273 के अंदर 100 जोड़ दो तो 373 केल्विन। सबसे पहले जिप्सम का सूत्र देख लो, ये जिप्सम होता है। इसको हम गर्म करते हैं 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इससे हमें प्राप्त क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है उसका सूत्र? CaSO4। देखो इसमें 2H2O है, यहां पर 2 जल के अणु जुड़े हुए हैं कैल्शियम सल्फेट के साथ में, CaSO4 डॉट हाफ H2। केवल आधा H2O ही इसके साथ में बचता है, बाकी का जो 1/2 H2O जल का अणु है ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, और ये क्या बच गया हमारे पास में? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अब आमतौर पर कई बार ये सूत्र भी पूछ लिया जाता है, तो आप ये भी याद रखना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसको बोलते क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या बोलते हैं? हेमीहाइड्रेट। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक सवाल ये भी आ सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके काम में आता है? तो आपको पता है कि ये हड्डियों को जोड़ने में काम आता है, साथ ही साथ ये खिलौने बनाने में काम आता है, मूर्तियां बनाने में काम आता है, और कुछ जगहों पर ये जैसे आभूषण वगैरह बनाने पर काम में आता है। पेरिस्कोप किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? पहली बात आपको ये जानना जरूरी होता है कि पेरिस्कोप क्या होता है। देखो पेरिस्कोप एक यंत्र होता है, कुछ इस तरीके का ये यंत्र होता है, और ये किस में काम में आता है? ये आता है पनडुब्बी में, आर्मी के टैंक में काम आता है। क्या काम आता है? कि अगर कोई पनडुब्बी में, पनडुब्बियां कहां चलती है? जल के, समुद्र के अंदर चलती है। जहाज जो होता है समुद्री जहाज वो तो ऊपर चलता है सतह पर, लेकिन पनडुब्बी कहां चलती है? अंदर चलती है। अब अंदर बैठे व्यक्ति को, ये मान लो कोई पनडुब्बी है यहां पर, सबमरीन जिसको हम बोलते हैं, अंदर बैठे व्यक्ति को बाहर की चीजें कैसे दिखाई दे? तो अंदर बैठे व्यक्ति को बाहर की चीजें पेरिस्कोप से दिखाई देती है। अब पेरिस्कोप पहले मैं बता देता हूं आपको। देखो ये एक यंत्र होता है, ये पेरिस्कोप का यंत्र है। इसमें क्या होता है? 2 मिरर लगे होते हैं 45 डिग्री के कोण पर। कितने कोण पर? 45 डिग्री के कोण पर लगे हुए होते हैं। एक ये मिरर है, एक ये मिरर है। ये साधारण दर्पण लगे हुए हैं और कुछ इस तरीके से इसकी संरचना है। ये कोई व्यक्ति यहां से देख रहा है। अब देखो प्रकाश की किरणें, जैसे मान लो ये समुद्र है, ये जो इसका हिस्सा है ये समुद्र से ऊपर रहा है। ठीक है, अब प्रकाश यहां एंटर करा,
प्रकाश की किरणें यहाँ एंटर करी 45 डिग्री के कोण पर, जैसे ही एंटर करती है तो वो इसको 90 डिग्री के एंगल के ऊपर क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। दर्पण का क्या काम होता है, वो किरणों को क्या करता है, परावर्तित करता है। फिर वापस इस दर्पण पे टकराती है, ये भी 45 डिग्री के कोण पर, इसके जस्ट पैरेलल यानी समानांतर लगाया जाता है, तो ये भी इसको 90 डिग्री पर क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। अब हमें अंदर बैठे व्यक्ति को बाहर, समुद्र से बाहर क्या हो रहा है वो चीज, घटनाएं दिख जाती है, इसीलिए पेरिस्कोप काम में लिया जाता है। कुछ लोग इसको दीवार के आर पार देखने में भी काम लेते हैं। अगर दीवार के आर पार आपको देखना है तो यहां पर आपको 2 पेरिस्कोप काम में लेने होंगे। मान लो ये दीवार है ना, यहां आपने ये पेरिस्कोप अंदर से जमीन के अंदर लगाया और इसको कुछ इस तरीके से कर दिया, और यहां भी आपने क्या किया है, ये 45 डिग्री के दर्पण लगा दिए इसके ऊपर, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ये जो किरण आएगी इस पे टकराएगी, फिर 90 डिग्री पे भेज देगी, ये किरण आएगी इससे टकराएगी 90 डिग्री पे, यहां पर कोई व्यक्ति दिखेगा। अब प्रकाश इधर से एंटर किया तो इधर की जो चीजें हैं वो इस आदमी को दिख जाएगी, और बीच में अगर मान लो दीवार भी है तो दीवार के आर पार दिख जाएगा। ये इस तरीके से इंटरकनेक्ट होता है। तो ये पेरिस्कोप एक यंत्र होता है। ये किस पर काम करता है, अभी मैंने बता दिया कि ये परावर्तन का काम करता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन पर नहीं करता है, अपवर्तन पर नहीं करता है, ये किस पर करता है, प्रकाश की परावर्तन की जो घटना है उस पर ये काम करता है। और जो आर्मी का टैंक होता है, अब कोई व्यक्ति है जो फौजी है, वो आर्मी के टैंक के अंदर बैठा हुआ है, तो अब वो बाहर निकल के तो देखेगा नहीं, वो पेरिस्कोप को ही बाहर भेजेगा और उसी से क्या है कि बाहर की घटनाएं देख लेगा अंदर बैठा ही। अगला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा वंशागति का एक नियम है। वंशागति का जो नियम है, पहली बात तो किसने दिए हैं, मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इसने आनुवंशिकता के जो नियम दिए हैं, 3 नियम दिए हैं। एक नियम दिया है स्वतंत्र अपव्यूहन, एक दिया है पृथक्करण, एक दिया है प्रभाविता का। ऑप्शन नंबर ए ही इसका मतलब हमारा राइट आंसर हो गया। ऐसा कोई नियम नहीं है, विभ्रंशन एब्रिविएशन का जो नियम है, ऐसा नियम वंशागति में कोई नियम नहीं है। तो ये 3 ही नियम दिए, तो हमें पूछा है कि कौन सा नहीं है। देखो ध्यान से देखो, नहीं है पूछा है, तो क्या हो गया, ऑप्शन है। कई बार हम लालच में क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते नहीं है, हमें दिखा कि कौन सा एक नियम है, नहीं दिखता ही नहीं है, और हमें पहला ही नियम दिख गया, अरे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, अरे ये तो है, लो इसी को टिक लगा दो, ये राइट हो गया। लेकिन ऐसा करने से, ऐसी हड़बड़ी से ही हम सिलेक्शन से पीछे रहते हैं, तो ये बात हमें नहीं करनी है। अब मैं आपको बता दूं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या होता है, पृथक्करण का क्या होता है, प्रभाविता का नियम क्या होता है। प्रभाविता का नियम का मतलब है कि मेंडल ने जब 2 लक्षणों को एक साथ संकरण कराया, तो जो प्रभावी लक्षण है वही पहली पीढ़ी के अंदर क्या होते हैं, शो होते हैं, वही दिखाई देते हैं। दूसरा होता है कि पृथक्करण का नियम, जब कोई एक कोई जीन होता है ना, एक जीन के ऊपर 2 युग्म विकल्पी होते हैं जिनको एलील बोलते हैं, और जब युग्मक का निर्माण होता है तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, और एक युग्मक पर एक ही एलील जाता है, मतलब पृथक पृथक जाता है, इसका मतलब होता है पृथक्करण का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का मतलब है कि जब 2 से अधिक जो लक्षण है, 2 या 2 से अधिक लक्षणों वाले पौधों के बीच में संकरण कराया जाता है, तब प्रत्येक जो लक्षण है स्वतंत्र रूप से किसी युग्मक के अंदर प्रवेश करता है। प्रत्येक लक्षण क्या है, स्वतंत्र रूप से प्रवेश करता है, तो ये स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। ये तीनों नियम मैंने आपको बता दिए, या हमारा ये नियम नहीं है। अगला सवाल, ग्रेगर मेंडल ने अपने कृत्रिम जो पार परागण प्रयोग के लिए मटर के पौधों की कितनी शुद्ध प्रजनन किस्में ली थी। अब यहां पूछा है शुद्ध प्रजनन किस्में उपयोग ली, 14, 10, 8, 7। अब आप कई बार ऑप्शन में यही पढ़ते हैं कि 7 जोड़ी विपर्याशील लक्षण ले, लेकिन जब जोड़ी पूछे तब तो आती है 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण, यानी विपरीत लक्षण उसने लिए थे। अगर यहां जोड़ी पूछता तो हम कहते 7 जोड़ी, लेकिन इसने क्या पूछा, मटर के पौधे की कितनी शुद्ध प्रजनन किस्में, तो शुद्ध प्रजनन किस्में कितनी हो गई, 14। तो ऑप्शन कितने हो गए, 7 दूनी कितना होता है, 14। जोड़ी होती है तब तो 7 होते, और दोनों अलग अलग है तब क्या हो गए, 14। तो 14 प्रजनन किस्में उसने ली। ऑप्शन नंबर 14 हमारा सही है, ए ऑप्शन सही है। आगे मैं आपको बता देता हूं कि हमारे जो स्मृति कोचिंग क्लासेस के ऐप पर
4th ग्रेड का बैच भी चल रहा है, साथ में उसकी बेहतरीन टेस्ट सीरीज चल रही है जिसके अंदर 70 टेस्ट आपको मिलते हैं और रेगुलर अल्टरनेट डेज पर हम टेस्ट लेते हैं। अब इन टेस्ट से होता क्या है, देखो टेस्ट के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आते हैं, साथ साथ में ऐसे संभावित क्वेश्चन भी आते हैं जो इस एग्जाम के लेवल के होंगे और उनका सॉल्यूशन भी आपको मिलता है। अब आप जैसे ही टेस्ट देते हो तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि सिलेक्शन के अंदर आपकी लेस थ्योरी और मोर प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट दोगे, वही चीजें वहां याद रहने वाली है। एक सवाल को आप 5 बार कर लोगे तो वो सवाल अगर एग्जाम में आ जाएगा तो वो गलत नहीं होगा आपका, क्योंकि आपने बहुत बारी टेस्ट दिया है। इसीलिए टेस्ट सीरीज का फायदा होता है। अगर आप लोगों ने किसी और की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो आप वो करके रखो, आपको नहीं लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपने नहीं ली है और आपको लगता है कि हमारी टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए तो आप जरूर लें। इस पर अभी आप स्मृति कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर 80% की छूट मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं 7वें सवाल की तरफ। मनुष्य की आहार नाल में क्या क्या होते हैं? तो ग्रसनी, आमाशय, यकृत, आंत, मलाशय, क्या क्या होते हैं भाई? आप बताओ, आहार नाल के अंदर मनुष्य की जो आहार नाल है उसमें क्या क्या होता है? पहले तो इस सवाल को आप सोचो कि देखो, ग्रसनी क्या होती है, आमाशय क्या होता है, यकृत क्या होता है, आहार नाल के अंदर क्या क्या होता है? आहार नाल यानी हमारे जो पेट की नाल, इसमें क्या क्या होगा भाई? चलो जी, इसमें देखो, आहार नाल के अंदर हमारा पूरा ये जो नाल होती है इसको हम आहार नाल कहते हैं। इसके अंदर ग्रसनी होती है, आमाशय होता है, यकृत जिसको हम लीवर कहते हैं वो होता है, आंत, यकृत होता है, ए होता है ऑप्शन एक, बी होता है, और यहां पर सॉरी यकृत नहीं होता है, आहार नाल के नीचे होता है, यकृत हमारे पेट में होता है, आंत होती है, और क्या होता है? मलाशय होता है। तो इसके अंदर हमारा केवल ए, बी, डी और ई ऑप्शन सही है। ए, बी, डी और ई ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर राइट आंसर होगा। इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन होता है, निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। देखो, इंसुलिन हार्मोन हमारा जो है वो कहां बनता है? पहली बात तो यह है कि इंसुलिन हार्मोन क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन का क्या काम होता है? ये बनता है पेनक्रियाज में। पेनक्रियाज यानी अग्नाशय जो ग्रंथि है उसमें इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है। इंसुलिन का काम क्या होता है? ये जो इंसुलिन है, रक्त के अंदर, रक्त में जो ग्लूकोज होता है जिसको हम शर्करा भी कहते हैं, उस ग्लूकोज को ये कहां तक लेकर जाता है? ये जो हमारी कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं तक पहुंचाता है। अच्छा, अब आपको पता होगा कि ग्लूकोज हमारे शरीर में क्या काम करता है। ग्लूकोज हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा होती है, क्या करता है? ऊर्जा देता है। यहां पर इंसुलिन हमारे ब्लड से कोशिकाओं को ऊर्जा पहुंचाता है। सीधा सा मतलब हो गया, ब्लड कोशिकाओं को रक्त से ग्लूकोज के थ्रू ऊर्जा पहुंचाता है और इसी से हम काम करते हैं। अगर इंसुलिन की कमी हो गई, इंसुलिन हमारे शरीर में बनना कम हो गया, पेनक्रियाज में बनता है, अग्नाशय ग्रंथि में बनता है, ऑप्शन सी यहां पर सही है। यकृत में नहीं बनता है, अधिवक्र में नहीं बनता है, ये भी मैं बताऊंगा आपको क्या क्या चीजें हैं। पहले इसका मतलब समझा देता हूं। अगर इस इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हमारे क्या होता है? हमें डायबिटीज हो जाती है। और डायबिटीज में अक्सर ऐसा ही होता है, व्यक्ति के साथ में उसको थकान होती है, एनी टाइम थकान होती है। क्यों? क्योंकि उसको तो ऊर्जा तो मिल ही नहीं रही है। जो और क्या होता है, रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि ग्लूकोज को कोई ले जाने वाला ही नहीं है, तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। इसीलिए तो वो कहते हैं कि मीठा मत खाओ, कि मीठा खाने से क्या होता है? ग्लूकोज बढ़ता है। ऑलरेडी आपके ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, आप मीठा खाओगे तो आपके अंदर और ज्यादा ग्लूकोज बढ़ जाएगा। इसीलिए क्या कहते हैं, मीठा नहीं खाते हैं। इसमें क्या होता है, आदमी को बार बार पेशाब आती है, उसका वजन कम होता है। वजन कम होने का कारण क्या होता है कि जब ऊर्जा उसको ग्लूकोज से नहीं मिल रही है तो जो फैट है, अब उस फैट से एनर्जी लेगा शरीर, तो फैट से एनर्जी लेगा तो फैट कम होगा, फैट कम होगा तो आपका वेट भी कम होगा। ऑप्शन नंबर ए है कि अधिवक्रक। अधिवक्रक क्या होते हैं?
एड्रिनल ग्रंथि होती है, इसके अंदर हमारे एड्रिनलिन, एस्ट्रोजन हार्मोन, इस तरीके के हार्मोन निकलते हैं जो कि पुरुषों और महिलाओं में सेक्स हार्मोन के काम में आता है। यकृत, लीवर, लीवर के अंदर भी काफी सारे क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जैसे विटामिन को ये संग्रहित रखता है, पित्त जो होता है उसको संग्रहित रखता है, भोजन के पाचन के अंदर विभिन्न एंजाइम्स ही छोड़ता है। पित्ताशय जो होता है ये गॉल ब्लैडर, ये यकृत के नीचे, यकृत जो होता है उस यकृत के नीचे छोटा सा एक गॉल ब्लैडर होता है, और इसका काम सिर्फ इतना सा होता है कि जो पित्त होता है, इस पित्त बनता तो यहाँ है लेकिन स्टोर ये करता है, इस पित्त को क्या करता है, ये स्टोर करता है। और पित्त का काम क्या होता है, ये छोटी आंत के अंदर जाता है और छोटी आंत के अंदर जाकर जो वसा होती है उसका पाचन करता है। बस ये इसका काम होता है गॉल ब्लैडर का, और कोई इसका विशेष काम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, इस पित्त को स्टोर करता है। अच्छा, 9वां है संक्रामक रोगों के उदाहरणों में सम्मिलित है। कैंसर क्या संक्रामक रोग है क्या? संक्रामक रोग का मतलब है वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे रोग व्यक्ति में फैलते हो, चाहे वो वायु के द्वारा फैले, चाहे किसी और चीज के पानी के द्वारा फैले, लेकिन वो संक्रमण से फैलते हैं। तो कैंसर फैलता नहीं है संक्रमण से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आप उसके हाथ लगाओगे, छुओगे, उसके पास जाओगे तो नहीं फैलेगा, तो ये तो संक्रामक नहीं है। हेजा, कोलेरा जो होता है ये भी क्या है, संक्रामक रोग है। हेजा जो है ये संक्रामक रोग है। गठिया जो संक्रामक नहीं है। स्वाइन फ्लू रोग जो है वो भी संक्रामक है। तो यहाँ बी और जो डी है ये रोग ही क्या है, संक्रामक, तो केवल बी और डी। अगला सवाल है मलेरिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु से के कारण होता है। पहली बात तो जीवाणु के कारण मलेरिया नहीं फैलता है। देखो रोगों के क्या क्या कारण होते हैं, एक होता है जीवाणु, होता है विषाणु, होता है जीवाणु यानी बैक्टीरिया, विषाणु यानी वायरस। तो ना तो ये वायरस से फैलता है ना ही जीवाणु से फैलता है, तो प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु से नहीं फैलता है। ये नर एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, नहीं। ये मादा एनाफिलीज के काटने से फैलता है, तो ये भी गलत है। बीसीजी वैक्सीन का उपयोग मलेरिया को रोकने के लिए किया जाता, नहीं। बीसीजी जो बेसिलस कैलेमेट गुआनिन है, इसका जो उपयोग है ये टीबी के अंदर किया जाता है, ना कि मलेरिया के अंदर। यह प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है और मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा फैलता है, बिल्कुल ये राइट है। क्या होता है, जो मलेरिया होता है ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। जैसे रोग होता है ना वायरस जनित, विषाणु और जीवाणु जनित, ये प्रोटोजोआ जनित है मलेरिया, और मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। यहाँ पर जो ये मादा एनाफिलीज मच्छर है किसी एक व्यक्ति को काटती है, उससे जो प्लाज्मोडियम है वो अपने शरीर में ले लेती है, फिर उसका क्या करती है, विकास करते हैं अपने शरीर में, और फिर किसी दूसरे व्यक्ति को ये जब काट लेती है तो वो उसके अंदर चला जाता है, उसी के कारण हमें मलेरिया होता है। आमतौर पर जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ, कौन सा प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम। प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। यहाँ जो प्लाज्मोडियम है ये जीवाणु का नाम ले रहे हैं, लेकिन जीवाणु नहीं है, प्लाज्मोडियम। ये 3-4 प्रकार का होता है मलेरिया, जैसे प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम विवेक्स, और एक सबसे खतरनाक होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ये तो सामान्य मलेरिया होता है, अगर किसी को ये मलेरिया हो जाता है तो उसकी मृत्यु हो सकती है। ये इसको बोलते हैं दुर्दम, बहुत ही खतरनाक जो मलेरिया होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, जो के द्वारा जो मलेरिया होता है वो सबसे खतरनाक मलेरिया होता है। अब देखो आज की क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त हो जाती है, और अब हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट मॉडल पेपर में। अगर आपको ये मॉडल पेपर अच्छा लगता है तो आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर जो हमारी नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे, हमारी जो नई वीडियोस है आपके लिए वो आती रहें, आपको मिलती रहें, ठीक है। और अगर कोई नई चीज कुछ अच्छा आपको चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि हमें 4th ग्रेड से रिलेटेड या किसी अन्य एग्जाम से रिलेटेड भी कोई चीज चाहिए, तो आप कमेंट करके बता दें, मैं जरूर वहाँ पर कोशिश करूंगा लाने की, ठीक है। एंड करते हैं।